हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारा जो टॉपिक था यूटिलिटी का। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे आज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि यूटिलिटी होती क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसकी जो अप्रोच थी आपकी कार्डिनल यूटिलिटी की वो भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। ओके, Law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility was first propounded by 19th century German economics H.H. Gossin, which explained the behavior of consumers and basic tendency of human nature. Hence, this law is also known as Gossin's first law. देखिए, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो 19th सेंचुरी में H.H. गोसेन ने प्रोपाउंड किया था। ठीक है, इसी वजह से इस लॉ को आप क्या बोलते हैं, गोसेंस फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। याद रखिएगा, गोसेंस फर्स्ट लॉ किसे बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बोला जाता है। उसके बाद दिस वॉज फर्दर मॉडिफाई, किसने किया था इसको, मार्शल ने। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, क्या लॉ है ये, व्हेन अ कंज्यूमर इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड्स देयर इज अ डिक्लाइन इन MU. MU स्टैंड फॉर मार्जिनल यूटिलिटी derived from each successive unit of the goods while keeping the consumption of other goods constant. देखिए, जब भी हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली पहली जो सेटिस्फेक्शन होती है या जो यूटिलिटी हमें मिलती है वो इंक्रीजिंग वे में होती है। ठीक है, क्योंकि हमें भूख लगी, हमने खाना खाया तो हमें यूटिलिटी मिली। लेकिन हम जैसे ही उस कमोडिटी को कंज्यूम करते रहेंगे तो आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि उसकी हर एक सक्सेसिव यूनिट्स से मिलने वाली जो यूटिलिटी हो जाएगी वो हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगी, घटना शुरू कर देगी, डिमिनिश होना स्टार्ट कर देगी। तो उस लॉ को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको कल भी बताया था वीडियोस में कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी में आपकी वांट्स, हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने की पावर होती है। आपकी कोई भी वांट थी, आपने उस कमोडिटी को क्या किया, कंज्यूम किया। आप 1 यूनिट कंज्यूम करोगे, 2 यूनिट कंज्यूम करोगे, 3 4 5 ऐसे ही लगातार जब आप कंज्यूम करते रहोगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगी। एक लेवल पर आकर वो ज़ीरो हो जाएगी और फिर एक लेवल के बाद वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। उस लेवल पर हम और उस कमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी अजम्पशंस की। क्या क्या अजम्पशन है, जब हमने ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बना होगा तो उस टाइम में किस किस चीज़ों को अज्यूम किया गया होगा। तो सबसे पहली अजम्पशंस आती है यहाँ पे। नंबर 1 इज़ द कंज्यूमर हु इज़ कंज्यूमिंग द गुड शुड बी लॉजिकल होना चाहिए एंड नॉलेजेबल टू कंज्यूम एवरी यूनिट ऑफ गुड्स। इसका सीधा सा मतलब यही है कि कंज्यूमर इज़ अ रैशनल पर्सन, ही नो व्हाट ही इज़ बाइंग, व्हाट ही इज़ कंज्यूमिंग, कि वो क्या खरीद रहा है, क्या वो परचेज कर रहा है और क्या वो कंज्यूम कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज़ द गुड्स विच आर कंज्यूम्ड शुड बी इन इक्वल साइज एंड शेप। अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी ब्रेड की, कि हम ब्रेड को कंज्यूम कर रहे हैं तो ब्रेड का साइज़ और ब्रेड की शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। बात कर रही हूँ कि मैंने 1 यूनिट खाई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते 5 6 7 तक गई, तो उस लेवल पर ही जाकर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होना स्टार्ट होगी। कब, जब उसका साइज़ और उसकी शेप क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, नंबर 3 इज़ कंज्यूमर शुड कंज्यूम द गुड्स विदाउट टाइम गैप। अच्छा, यहाँ टाइम गैप मतलब कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए। जब भी आप गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो उसमें कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको भूख लगी, आपने ब्रेड खाई, 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, तो आपकी जो यूटिलिटी होएगी लास्ट वाली में वो क्या होएगी, डिमिनिश करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अब मैं कह रही हूँ यहाँ पे, मैंने अगर टाइम गैप रख दिया, मान लीजिए मैंने सुबह ब्रेड खाई तो भी मुझे यूटिलिटी मिलेगी अच्छी खासी, फिर मुझे जब दोबारा भूख लगी दोपहर में तो भी मैंने ब्रेड खा ली तो भी मुझे सेम लेवल की यूटिलिटी मिलेगी। तो हमारा यहाँ टाइम गैप नहीं होना चाहिए, जो हम खा रहे हैं वो खा रहे हैं किसमें, कॉन्टीन्यूटी में खा रहे हैं। कॉन्टीन्यूटी में हम उस कमोडिटी को क्या करें, कंज्यूम करेंगे, तब भी हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो
क्या करेगा, अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द कंज्यूमर्स इनकम प्रेफरेंस एंड टेस्ट फैशन शुड नॉट बी चेंज वाइल कंज्यूमिंग द गुड्स। मतलब जो चीज़ वो खा रहा है वो वही खाए, उसका टेस्ट प्रेफरेंस और उसकी इनकम जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ वन इज़ टू होल्ड द लो गुड यूटिलिटी शुड बी मेजर्ड इन काउंटेबल यूनिट्स और कार्डिनल नंबर। कल हमने कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, दैट कैन बी मेजर्ड इन नंबर, जिसको हम नंबर में मेज़र कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आपका ये मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो लो है वो तब एप्लीकेबल होगा जब आप यूटिलिटी को क्या कर सकोगे, नंबर्स में मेज़र कर सकोगे। और आपको ये भी पता है कि यूटिलिटी को किस में मेज़र किया जाता है, यूटिल्स में। ठीक है। सिक्स्थ वन इज़ एज वी नो दैट मनी इज़ द मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी, बीइंग सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग कंजप्शन ऑफ द गुड्स। जो मार्जिनल यूटिलिटी आप मनी की मान के चल रहे हो उसको भी क्या करोगे आप, कॉन्स्टेंट मान के चलोगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या बोलती हैं यहाँ पर अब आपकी, देखो हमने बहुत सारी अजम्पशंस मानी थी। अजम्पशन की होमोजीनियस एक ही तरीके की होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूटी में खाना चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए और कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका लो है, जो उस लो को तोड़ देता है, जो उस लो को फॉलो नहीं करता, उसे आप क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। अब कुछ केस में क्या होगा, जब आप कमोडिटी को खरीदेंगे, उसे कंज्यूम करेंगे, तो उसके हर लेवल पे आपकी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये केस क्या शो करेगा कि आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं हो रहा, इसे क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। अब ये किस केस में होता है, नंबर वन इज़ हॉबीज़। अब एक बात बताइए कि किसी इंसान की हॉबीज़ हैं, ठीक है, आदतें हैं किसी काम को करने की, तो जब वो उस काम को ज़्यादा करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगी, उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, ना कि कम यूटिलिटी मिलेगी। तो उस टाइम में आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अप्लाई नहीं होगा। देखिए कैसे, इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट इन केस ऑफ हॉबीज़ लाइक स्टैम्प कलेक्शन, किसी का स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी होती है, कलेक्शन ऑफ एंटीक गुड्स, कलेक्शन ऑफ ओल्ड कॉइन्स, पुराने ज़माने में पुराने कॉइन्स आते थे ना, उसको इकट्ठा करना किसी को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास देखो बहुत सारे कॉइन्स हैं। ठीक है। तो उनको जब वो और ज़्यादा इकट्ठा करते हैं ना, और ज़्यादा अपने पास रखते हैं, तो उन्हें और ज़्यादा खुशी मिलती है, और ज़्यादा उन्हें यूटिलिटी मिलती है। उस टाइम पे क्या होता है, उनकी जो यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है, ना कि डिक्रीज़ होती है। ओके। नेक्स्ट वन इज़ एल्कोहलिक। एल्कोहलिक, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, जो लोग लिकर लेते हैं, उनके लिए भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस केस में भी क्या होता है कि जैसे जैसे वो और कंज्यूम करना शुरू करते हैं अल्कोहल को, उनको मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाती है, और भी इंक्रीज़ होती है, ना कि डिक्रीज़ होती है। ठीक है। थर्ड वन इज़ माइज़र। माइज़र कौन होते हैं, कंजूस लोग होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, लालची, ग्रीडी या फिर कंजूस लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, उन लोगों के लिए जो यूटिलिटी का मतलब है यहाँ पे, जैसे ही उनको और यूनिट्स मिलेंगी, जैसे ही उनको और कमोडिटी की और यूनिट कंज्यूम करने मिलेंगी, तो उनसे उनकी सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली जो उनकी यूटिलिटी होगी वो इंक्रीज़ होगी, ना कि डिक्रीज़ होगी। तो इस केस के अंदर भी आपका क्या होता है, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अप्लाई नहीं होता, ये इसकी एक एक्सेप्शन है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ म्यूज़िक एंड पोइट्री। म्यूज़िक एंड पोइट्री के बारे में आप सब जानते हैं अच्छे से। जितना ज़्यादा आप म्यूज़िक को रिपीट बेस पे सुनते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको उससे क्या कह सकते हैं, प्लेजर मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है। और पोइट्री भी ऐसे ही होता है। तो उस केस में भी क्या होता है, जितना ज़्यादा वो चीज़ रिपीटेड बेस पे होगी, उतना ज़्यादा हमें प्लेजर मिलेगा, उतनी ज़्यादा हमें उससे यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है। In case of music and poetry, it's commonly experienced that a repeat gives us better satisfaction than the first one. Hence, it is thought the law of diminishing marginal utility may not be applicable here. तो इसीलिए यहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट वन इज़ रीडिंग। रीडिंग के केस में भी यही होता है, जब भी एक कोई भी अगर आप रिसर्चर देख रहे हो, स्कॉलर देख रहे हो, जब वो उस चीज़ को और ज़्यादा रीड करता है, रीड करने के बाद जब वो उसमें से अपना आउटकम निकालता है, तो उसे और ज़्यादा उससे क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। तो रीडिंग के केस में भी जो आपका जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है।
तो हमने अभी तक क्या किया इसमें, एक्सेप्शंस में सबसे पहले तो हॉबी, अगर आपकी किसी चीज़ की हॉबी है तो उस केस में ये जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। सेकंड वन इज़ अल्कोहलिक के केस में, थर्ड वन इज़ माइजर के केस में, फोर्थ इज़ म्यूज़िक एंड पोइट्री, फिफ्थ वन इज़ रीडिंग। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले है यहाँ पे कंडीशंस आर अनरियलिस्टिक। जो हमने कंडीशंस रखी है, क्या कंडीशन है, इन द अजम्पशन टू दिस लॉ वी हैव सीन द डिफरेंट कंडीशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द लॉ टू होल्ड गुड। दीज आर यूनिफॉर्म नेचर ऑफ यूनिट, कॉन्टीन्यूस कंजप्शन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ अ सिंगल वांट एंड सो ऑन। तो ये अगर हम देखें तो ये अजम्पशंस ही एक तरीके से क्या है, अनरियल है। हम नहीं कर सकते इन कंडीशन को रियलिटी में, ठीक है। यूनिफॉर्म यूनिट खाना, किसी भी कॉमोडिटी का यूनिट को कंज्यूम करना, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी जो अजम्पशंस थी वो रियल नहीं है। ये सबसे बड़ी इसकी क्या है, क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना बोल सकते हो, इसकी लिमिटेशन बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंड वन इज़ कार्डिनल मेजरमेंट। अब इन्होंने एक और चीज़ कही है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, यूटिलिटी को हम क्वांटिटीज़ में मेज़र कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, कुछ इकोनॉमिक्स ऐसा मानते हैं कि यूटिलिटी को यूनिट्स में मेज़र किया जा सकता है और कुछ मानते हैं कि नहीं किया जा सकता है। और ऐसा रियलिटी में होता है कि हम किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स को नहीं मेज़र कर सकते। क्या मैं बता सकती हूँ कि मैंने ये चीज़ खाई तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, फॉर एग्जांपल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए क्या है, ये कार्डिनल मेजरमेंट इसकी क्या है, क्रिटिसिज्म है। क्यों? क्योंकि हम यूटिलिटी को क्वांटिटी में मेज़र जो है वो नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट वन इज़ cannot be applied to indivisible goods। इनका ये कहना है कि अगर हम यूनिट्स को, गुड्स की यूनिट्स को डिविजिबल कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड करके लेते हैं, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है, हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो होल्ड होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि कुछ गुड्स हमारे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, हम उन्हें और टुकड़ों में नहीं बांट सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन कैन नॉट बी डिविजिबल, द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम दिस यूनिट कैन नॉट बी डिविजिबल। तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो इनडिविजिबल नेचर के होते हैं, तो हर गुड्स के केस में ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हमने यहाँ पे इसके अजम्पशन में ये लेट किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ मनी या जो भी है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन ये अजम्पशन भी जो है वो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। द कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ दिस लॉ, दिस अजम्पशन टू सीम्स टू बी अनलाइकली वन सिंस द यूटिलिटी ऑफ मनी मे नॉट रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। ओके, आ रही है बात समझ में? तो जितनी एक तरीके से आप देखेंगे कि इसकी अजम्पशंस हैं, अज्यूम करके हमने क्या बनाया है, इस लॉ को बनाया है, लेकिन जो अजम्पशन है वही इसके लिए क्या बनती है, इनकी क्रिटिसिज्म्स बनती हैं, ठीक है। तो आपसे ना यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में, आपसे एक तो ये वाला पूछा जा सकता है कि ये किसने दिया, इसे किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात तो इसे गोसेंस फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपसे पूछेंगे इसकी अजम्पशंस, आपको क्या दे दी जाएंगी, अजम्पशंस दे दी जाएंगी, और आपको चूज़ करना होगा विच वन इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। और आपको कुछ ऐसी दे दी जाएंगी जिसमें से कुछ आपकी क्या होंगी, फॉल्स होंगी, तो आपको वो निकालना पड़ेगा कि ये अजम्पशन जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की नहीं है। नेक्स्ट आती हैं इसमें एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के केस में भी आपको सीधा यही दिया जा सकता है, कुछ एक्सेप्शंस के पॉइंट दे देंगे, उसमें से किसी एक पॉइंट को ऐसा डाल देंगे जिसमें वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की क्या होगी, एक्सेप्शंस नहीं बनेगी, ठीक है। तो इन चारों पांचों पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, एक्सेप्शंस में कौन कौन से हैं और क्रिटिसिज्म क्या है इस लॉ के, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।